नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुकू क्लासेस। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के इंट्रोडक्शन और कॉलोनियल रूल के अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझेंगे। इंडिया की प्रेजेंट इकोनॉमी को समझने के लिए हमें उसके पास्ट को भी समझना ज़रूरी है। ब्रिटिश रूल के लगभग 200 सालों ने इंडियन इकोनॉमी को डीपली अफेक्ट किया था। इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग थी। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड फेमस थी। कॉटन टेक्सटाइल्स, सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल वर्क्स और प्रेशियस स्टोन वर्क्स की इंटरनेशनल डिमांड थी। इंडियन क्राफ्ट्समैन की स्किल्स और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया भर में फेमस थी। इसलिए इंडिया को उस समय गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। बंगाल की मसलिन इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर थी। ढाका, प्रेजेंट बांग्लादेश, मसलिन प्रोडक्शन का मेजर सेंटर था। ढाकाई मसलिन अपनी सॉफ्टनेस और क्वालिटी के लिए फेमस थी। फाइनेस्ट मसलिन को मलमल कहा जाता था। फॉरेन ट्रैवलर्स इसे मलमल शाही या मलमल हाज भी कहते थे। ये इंडिया की रिच हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन को शो करता है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया का डेवलपमेंट नहीं था। उनका प्राइमरी गोल था इंडिया से चीप रॉ मटेरियल्स लेना, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना, ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाना, उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचना। रिजल्ट, इंडिया रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया। इंडिया फिनिश्ड गुड्स का कंज्यूमर बन गया। ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन करने लगी। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चर को कंप्लीटली चेंज कर दिया। बिफोर ब्रिटिश रूल, strong handicraft industries, self-sufficient economy, global trade reputation. During British rule, deindustrialization, decline of handicrafts, dependence on agriculture, poverty and unemployment, national income. During colonial period, British government ने कभी sincerely India की national income calculate नहीं की। कुछ famous economists ने estimates दिए। Dadabhai Nauroji, William Digby, Finlay Shiras, VKRV Rao, RC Desai. In main, VKRV Rao के estimates काफ़ी important माने जाते हैं। Economic growth under British rule. Studies के according. Aggregate real output growth rate 2% से भी कम था। Per capita income growth सिर्फ 0.5% per year थी। इसका मतलब है कि economic development बहुत slow था और लोगों की living standards में ज़्यादा improvement नहीं हुई। Conclusion. ब्रिटिश colonial rule का मेन पर्पस इंडिया का डेवलपमेंट नहीं बल्कि ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना था। इस वजह से इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई, पॉवर्टी बढ़ी और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो रही। इंडिपेंडेंट इंडिया को 1947 के बाद इसी वीक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की चैलेंज मिली। एग्रीकल्चर, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी मेनली अग्रेरियन इकोनॉमी थी। लगभग 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी। ज़्यादातर लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। डिस्पाइट इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन काफ़ी वीक थी। स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। ब्रिटिश रूल के दौरान एग्रीकल्चर में ग्रोथ बहुत स्लो थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यानी पर हेक्टर प्रोडक्शन काफ़ी लो था। हाँ, टोटल कल्टिवेटेड लैंड एरिया बढ़ा था, लेकिन प्रोडक्टिविटी में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स एंड ज़मींदारी सिस्टम एग्रीकल्चर की पोर कंडीशन का मेजर रीज़न था। ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स। सबसे फेमस था ज़मींदारी सिस्टम। What was ज़मींदारी सिस्टम? बंगाल प्रेसिडेंसी और ईस्टर्न इंडिया के कई पार्ट्स में लागू किया गया। फार्मर्स क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा ज़मींदार्स को मिलता था। कल्टिवेटर्स को उनकी मेहनत का प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिलता था। प्रॉब्लम्स ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदार्स का मेन एम सिर्फ रेंट कलेक्ट करना था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में उनकी कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं थी। फार्मर्स पर हैवी प्रेशर और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। इससे रूरल पॉवर्टी और सोशल टेंशन्स भी इंक्रीज हुई। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ब्रिटिश पीरियड में इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल मेथड्स पर डिपेंडेंट थी। मेजर प्रॉब्लम्स: लो लेवल टेक्नोलॉजी, पुअर क्वालिटी टूल्स, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, वेरी लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। रिजल्ट:
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो रही। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू किया। फार्मर्स को इनकरेज किया गया कि वो कॉटन, जूट, इंडिगो, टी जैसे कैश क्रॉप्स उगाए। नेगेटिव इम्पैक्ट। फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाई जाने लगी। ये कैश क्रॉप्स ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी। लेकिन इंडियन फार्मर्स की इनकम और लिविंग कंडीशंस में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। लैक ऑफ एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इंपॉर्टेंट एरियाज इग्नोर्ड। टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज सिस्टम, सॉयल डिसैलिनाइजेशन। इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड ही बना रहा। कंडीशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स। कुछ बड़े फार्मर्स कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट कर गए, लेकिन स्मॉल फार्मर्स, टेनेंट्स, शेयर क्रॉपर्स के पास ना रिसोर्सेज थे, ना टेक्नोलॉजी और ना ही इन्वेस्टमेंट करने का इंसेंटिव। कंक्लूजन। टू कंक्लूड, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी से सफ़र कर रही थी। जमींदारी सिस्टम ने फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाया। टेक्नोलॉजी और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी थी। कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया गया, फूड सिक्योरिटी को इग्नोर किया गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। इसी वजह से इंडिपेंडेंस के समय इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी बैकवर्ड कंडीशन में था। डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश रूल के दौरान भारत की प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे नष्ट हो गई। India was once famous for its textiles, handicrafts, and artisan products. But the British government followed a policy of deindustrialization. Main reasons. First objective, India ko raw materials, cotton, jute, etc. ba supplier banana. Second objective, India ko British manufactured goods ka market banana. इस नीति के कारण भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। 2. Import of British manufactured goods. जब स्थानीय उद्योग नष्ट हो गए, तब भारतीय बाजार में वस्तुओं की मांग बनी रही। British industries produced goods on a large scale and exported cheap manufactured products to India. इससे भारतीय उद्योगों को और अधिक नुकसान हुआ तथा बेरोजगारी बढ़ी। Beginning of modern industries. 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हुई। Cotton textile industry, mainly dominated by Indians, located in Maharashtra and Gujarat. Jute industry, dominated by foreign investors, concentrated mainly in Bengal. हालांकि इन उद्योगों की वृद्धि बहुत धीमी थी। 4. Development of iron and steel industry. 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास शुरू हुआ। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, established in 1907. played an important role in India's industrial development. इसके बाद शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज भी विकसित हुई। Lack of capital goods industry. भारत में capital goods industry लगभग नहीं थी। What is capital goods industry? Capital goods are machines used to produce other goods. Example, machine tools used in factories to manufacture consumer products. ऐसे उद्योगों की कमी के कारण भारत में व्यापक औद्योगिकीकरण नहीं हो सका। 6. Limited growth of industries. हालांकि कुछ आधुनिक उद्योग स्थापित हुए, लेकिन industrial growth rate remained very low. Contribution to GDP was very small. Traditional handicraft industries could not be replaced effectively. इसलिए भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश काल में सीमित रहा। इंडिया एंशिएंट टाइम्स से ही एक important trading nation रहा है। Indian goods जैसे silk, spices और cotton दुनिया भर में famous थे। But during British colonial rule, restrictive trade policies ने इंडिया के foreign trade structure को completely change कर दिया। British government ने ऐसी policies बनाई जिससे इंडिया mainly raw materials export करे और Britain से finished goods import करे। What did India export? India exported primary products such as raw silk, raw cotton, wool, sugar, indigo, jute. In simple words, India raw materials supply karta tha. What did India import? India imported cotton clothes, silk clothes, woolen clothes, light machinery. ये सब products Britain की factories में manufacture होते थे। British monopoly on trade. British government ने India के foreign trade पर monopoly establish कर ली थी। More than 50% of India's trade सिर्फ Britain के साथ होता था।
बाकी ट्रेड कुछ कंट्रीज के साथ अलाउड था, जैसे चाइना, सेलोन, प्रेजेंट डे श्रीलंका, पर्शिया, प्रेजेंट डे ईरान। रोल ऑफ सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के ओपनिंग के बाद ब्रिटेन और इंडिया के बीच ट्रांसपोर्टेशन फास्टर और चीपर हो गया। इससे ब्रिटिश कंट्रोल और भी स्ट्रांग हो गया और इंडिया का ट्रेड ब्रिटिश इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑपरेट होने लगा। एक्सपोर्ट सरप्लस, अ हिडन प्रॉब्लम। कॉलोनियल पीरियड में इंडिया जनरली एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट करता था। एक्सपोर्ट सरप्लस मीन्स एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स। देखने में ये पॉजिटिव लगता है, बट रियलिटी में इंडिया को इसका बेनिफिट नहीं मिला। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स के कारण इंडिया में एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज होने लगी। एग्जाम्पल्स: XM फूड ग्रेन्स, XM क्लोथ्स, केरोसिन। डोमेस्टिक मार्केट में इन कमोडिटीज की अवेलेबिलिटी कम हो गई। ड्रेन ऑफ वेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ड्रेन ऑफ वेल्थ। एक्सपोर्ट सरप्लस से अर्न हुआ पैसा इंडिया में नहीं आता था। इंस्टेड इसका यूज किया जाता था ब्रिटिश ऑफिसेज के एक्सपेंसेस पे करने के लिए, ब्रिटिश वॉर्स के एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, इनविजिबल इंपोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स के लिए। एज अ रिजल्ट इंडिया का वेल्थ कंटिन्यूअसली ब्रिटेन ट्रांसफर होता रहा। कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया का फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता था। India became an exporter of raw materials. India imported finished goods from Britain. Britain controlled most of India's trade. Export surplus led to the drain of wealth rather than economic development. यही था foreign trade and. What is demography? Demography का मतलब होता है population का study, जिसमें population size, growth rate, birth rate, death rate, literacy और life expectancy जैसे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। बिगिनिंग ऑफ सेंसस इन इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में पॉपुलेशन डेटा पहली बार 1881 सेंसस के थ्रू कलेक्ट किया गया था। उसके बाद हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट किया जाने लगा। ये सेंसस हमें इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ और सोशल कंडीशंस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज में था। इस स्टेज में बर्थ रेट हाई थी, डेथ रेट भी हाई थी, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी। 1921 के बाद इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सेकंड स्टेज में एंटर हुआ, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं थी। लो लिटरेसी रेट। ब्रिटिश रूल के दौरान एजुकेशन की कंडीशन बहुत पुअर थी। Overall literacy rate, less than 16%. Female literacy rate, only about 7%. मतलब 100 women में सिर्फ लगभग 7 women ही पढ़ लिख पाती थी। ये इंडिया के एजुकेशनल बैकवर्डनेस को शो करता है। Poor health facilities. Public health facilities बहुत limited और inadequate थी। Large population को proper hospitals और medical services available नहीं थी। Result: waterborne diseases spread होती थी, airborne diseases spread होती थी, epidemics frequently occur करती थी। इसका direct impact people's health और survival पर पड़ता था। High mortality rate, health facilities की कमी के कारण death rate बहुत high था। Particularly, infant mortality rate, IMR, बहुत alarming थी। Infant mortality rate, 218 per 1,000 live births. आज के comparison में present IMR around 28 per 1,000 live births. ये improvement independent India की healthcare progress को show करता है। Low life expectancy. British period में average life expectancy सिर्फ 32 years. आज इंडिया में average life expectancy लगभग 70 years. मतलब colonial period में लोग comparatively बहुत कम age तक जी पाते थे। Poverty during colonial rule. Reliable poverty data available नहीं है, लेकिन historians और economists agree करते हैं कि colonial India में widespread poverty exist करती थी। Poverty ने health conditions को worsen किया, nutrition level को reduce किया, population profile को negatively affect किया। Conclusion. So students, British rule के दौरान India's demographic condition काफ़ी poor थी। Literacy rate very low था। Female education almost negligible थी। Health facilities inadequate थी।
Infant mortality rate extremely high थी. Life expectancy very low थी. Occupational structure during British rule. सबसे पहले बात करते हैं occupational structure की. Occupational structure का मतलब है कि working population किस सेक्टर में काम करती थी. ब्रिटिश पीरियड में इंडिया की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बहुत कम चेंजेस आए. एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 70+75% वर्कफोर्स एम्प्लॉयड थी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 10% वर्कफोर्स काम करती थी. सर्विसेज सेक्टर का शेयर लगभग 15 से 20% था. इससे पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड थी. रीजनल वेरिएशंस. कुछ रीजन्स जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बंगाल में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम हुई और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ. लेकिन ओडिशा, राजस्थान और पंजाब जैसे स्टेट्स में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस और बढ़ गई. इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर ब्रिटिश रूल. अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, वाटरवेज, पोस्ट और टेलीग्राफ सिस्टम्स डेवलप किए. लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन डेवलपमेंट नहीं था. रोड्स ब्रिटिश पीरियड में बनाई गई रोड्स का प्राइमरी पर्पस था आर्मी मूवमेंट को इजी बनाना, रॉ मटेरियल्स को विलेजेस से पोर्ट्स तक पहुंचाना ताकि उन्हें इंग्लैंड एक्सपोर्ट किया जा सके. रूरल एरियाज में ऑल वेदर रोड्स की बहुत कमी थी. इस वजह से फ्लड्स और फैमिन्स के समय लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था. रेलवेज का इंट्रोडक्शन 1850 में हुआ. ये ब्रिटिश रूल की इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानी जाती है. रेलवेज के दो मेजर इम्पैक्ट्स थे. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पॉसिबल हुआ. जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स कम हुए. नेगेटिव इम्पैक्ट. एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ. विलेज इकोनॉमीज की सेल्फ सफिशिएंसी वीक हुई. एक्सपोर्ट्स बढ़े लेकिन उनका बेनिफिट मोस्टली ब्रिटिशर्स को मिला. इसलिए इकोनॉमिक लॉसेस सोशल बेनिफिट से ज़्यादा थे. वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स भी डेवलप किए. लेकिन ये एफर्ट्स सेटिस्फैक्टरी नहीं थे. एग्जाम्पल, ओडिशा कोस्ट कैनाल बहुत खर्च करके बनाया गया था लेकिन रेलवेज के कंपटीशन की वजह से फेल हो गया. टेलीग्राफ सिस्टम, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मेनली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता था. पोस्टल सर्विसेज पब्लिक के लिए यूजफुल थी. Conclusion. Indian economy at the time of independence, 1947, में इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी कई सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रही थी. एग्रीकल्चर सरप्लस लेबर, वेरी लो प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्री, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत, कैपेसिटी एक्सपेंशन की ज़रूरत, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत, फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिज़ाइंड था. इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी. सोशल प्रॉब्लम्स, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस बहुत बड़े थे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thank you for watching.